this is the Amrish 12, and you know, unit is 8, atomic and nuclear physics. ठीक है, and chapter is 8B, nuclei, and lecture number 4. ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो लेक्चर 4 में हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। माय नेम इज अमरीश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष। और आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले समझिएगा। न्यूक्लियर एनर्जी किसको कहते हैं? आपको पता है हम लोग पुराने जमाने में क्या करते थे, कोयला जलाते थे और उससे जो है सब जगह एनर्जी यूज करते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, लैंटर्न जलाया करते थे। लेकिन आजकल अब इलेक्ट्रिक लाइट आती है, एलईडी एलसीडी ये सब आ रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल एलपीजी से हम लोग खाना बनाते हैं, कार जो है सीएनजी से चलाते हैं, पेट्रोल से चलाते हैं, है ना। लेकिन आजकल जानते हो अब का जो एरा हो गया, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिक कार भी आने लगी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है इसकी बातें हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर रिफ्यूजन क्या होता है। और श्रद्धा शर्मा, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल श्रद्धा का बर्थडे था भाई, आप लोग जरा सेलिब्रेट कर लो उसके लिए, ठीक है। पार्टी इसका बाकी है, जो इसको हैप्पी बर्थडे बोलोगे वो इसको पार्टी देगी, वो ऐसा बोली थी वो, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये सब सारी बातें डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और न्यूक्लियर रिएक्शन वर्सेस केमिकल रिएक्शन क्या है। ये आज जो टॉपिक है ना, सिर्फ और सिर्फ बातें करने का टॉपिक है, इसलिए इतना टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पूरा बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है, ठीक है। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस सबको समझो बेटा, क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, होता क्या है। अगर एक हैवी न्यूक्लियाई है उसको ब्रेक कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में, तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, और ये चेन रिएक्शन होता है, पता ही आपको। तो वो चेन रिएक्शन से जो हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर होती है, उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी ना दो तरह के रिएक्शन से हम लोग को मिलता है, एक को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होता ना, तो हमारा ब्रह्मांड भी नहीं होता, हमारा यूनिवर्स नहीं होता। पूछो क्यों? सन जो है वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग को हीट मिलती है। और आपको पता है हम लोग के सोलर सिस्टम में और एक सन हमारा है, और अगर यूनिवर्स में देखोगे ना तो बहुत सारे सन हैं, सबका अपना सोलर सिस्टम है, अलग अलग सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें एनर्जी मिलती है सन से। और हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरली करते हैं, उसमें हम लोग यूरेनियम को तोड़ते हैं, माने एटॉम बम बनाते हैं, एटॉम बम को फोड़ के एनर्जी निकालते हैं। तो एटॉम बम किससे बनता है बेटा? फ्यूजन रिएक्शन से बनता है। और हाइड्रोजन बम किससे बनता है? फ्यूजन रिएक्शन से होता है। मतलब सन में भी समझो कि हाइड्रोजन बम फट रहा है हर समय में, वहां पे ये न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। दिवेश जी, यहां तक क्लियर है बाबू? यस सर। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो कौन सा एनर्जी होता है? मैंने बताया था कि उसमें न्यूक्लियॉन्स को जो बाइंड करके रखता है, वो जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी दैट होल्ड्स टुगेदर द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो अगर आप उसको तोड़ देंगे तो जितनी एनर्जी लिबरेट होगी, दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ दो या छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ दो। लेकिन याद रखिएगा, हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ना बड़ा इजी होता है, एटम बम बनाने थोड़ा इजी होता है। हाइड्रोजन बम बनाने में तो बहुत मुश्किल है। कहा जाता है हाइड्रोजन बम बनाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, और वो हीट हम लोग एटम बम फोड़ के हीट निकालते हैं। इसका मतलब एटम बम फोड़ा, उसको हीट निकाला, उस हीट से सारे न्यूक्लियाई को हीटअप करते हैं और फिर फ्यूजन होता है। इसका मतलब सन को अगर ठंडा कर दें और वहां बोलें कि फ्यूजन रिएक्शन हो जाए, तो वो नहीं होगा। कम से कम जानते हो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इसको 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, तब न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है।
समझिएगा कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग या तो हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर बनाते हैं या दो लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ के बनाते हैं, उसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बिकमिंग अ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। हम लोग आजकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ये दिल्ली में हम लोग रहते हैं, मैं दिल्ली कालका जी में रहता हूं, आपको पता ही है। तो यहाँ जो हम लोग को एनर्जी मिलती है ना, तो ये हम लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, और वो गुजरात से हम लोगों का एनर्जी आता है। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, एटम बम को फोड़ा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उससे एनर्जी कन्वर्ट करके हम लोगों को एनर्जी ट्रांसमिट किया जाए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी से भी ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, अब देखिएगा हैवी न्यूक्लियाई अगर है यूरेनियम, उसको ब्रेक कर दीजिए छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, उससे जो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्योंकि आपको पता है यूरेनियम को तोड़ते हैं तो थोरियम बनता है प्लस अल्फा रेज, फिर भी बहुत सारे और भी रिएक्शन होते हैं जिससे कि टूटता रहता है। उसी तरह अगर नाइट्रोजन से भी अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है तो कार्बन बनता है। ये सब सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो श्रद्धा पढ़ के सुनाइए मुझे, व्हाट इज द न्यूक्लियर एनर्जी, बाय हाउ मेनी प्रोसेस यू कैन ऑब्टेन, से यही क्वेश्चन आएगा, पढ़िए। Nuclear energy is the energy that holds together the nuclei of atoms. Nuclear energy is obtained from nucleus to either breaking of heavy nucleus into two relatively lighter nuclei known as nuclear fusion, or by combining two lighter nuclei to form a heavy nucleus known as nuclear fusion. Correct. Nuclear energy is becoming a possible solution for the energy crisis in the world. Electric energy can be harnessed from nuclear energy. नाउ अब देखिए, आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है पता है, आप लोगों ने इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर देखा होगा। ठीक है, कभी अगर राजस्थान जाने का मौका मिलेगा वहां न्यूक्लियर रिएक्टर जरूर विजिट कीजिएगा, गुजरात जाने का मौका मिलेगा जरूर कीजिएगा विजिट। अच्छा, एक चीज हम लोगों को राजस्थान से भी मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी एनर्जी मिलती है। देखिए न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियाई होता है, हैवी न्यूक्लियाई, ये टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक पार्ट में टूटते हैं और टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, और टूटते जो है हर बार इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है बाहर निकलता रहता है, न्यूट्रॉन बाहर निकलता रहता है, इसको थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, और यही जो है हमें हीट देता है। अगर एक एटम बम फोड़ दिया जाए, आप लोगों ने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह थे। ठीक है, वहां पे बम को फोड़ा गया था। हिरोशिमा में जो फूटा था वो 90 केजी का था, और नागासाकी पे 100 केजी का, मतलब उसका लिटिल बॉय नाम था, और वो 110 केजी में से सिर्फ 37% ही फटा था, बाकी 63% फटा ही नहीं था। 37% जब ब्लास्ट हुआ था वहां पे, उसके कारण कहा जाता है कि वहां पे 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे एयर चलने लगा था। वहां जो घर सब है वो लिक्विड के फॉर्म में और वेपर के फॉर्म में उड़ जाते थे, मतलब समझो वेपर, ये जो सीमेंट वगैरह सब वो सब भी जल के एकदम राख हो गया था। वहां अभी तक इतनी रेडिएशन होती है कि वहां अभी भी बच्चे पैदा होते हैं, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है। ठीक है, कि वहां पे वो बच्चों में जो है डिजीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसमें इतने ज्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बाबू? दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहोगे? न्यूक्लियर फिजन, और दूसरे वाले को क्या कहोगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। अब कैसे न्यूक्लियर फिजन होता है वो समझिएगा पहले आप लोग। यूरेनियम आपके पास है 92, 238, 235 भी ले सकते हैं, पहले 235 वाला कर लेते हैं। इसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराइए, तो तुम कहोगे सर होता कहां पे है? ये ना एक जगह होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां पे, वहां पे बड़े बड़े मोटे मोटे शील्ड के अंदर ये सब सारी बातें रखी जाती है। मैं घूम चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ, मुझे पता है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है कि यूरेनियम रखा जाता है इस तरह से, यूरेनियम का इस तरह से, यूरेनियम इस वाले बॉक्स में इस तरह से रखा रहता है। ठीक है, और उसमें न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया जाता है, एक हल्का सा इजी न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया जाता है, बड़ा धीमे स्पीड में, तेजी से नहीं। माना एक न्यूट्रॉन बम माना न्यूट्रॉन गन होता है, गन टाइप का होता है, ऐसा टिक 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 टिक, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, टिक 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 टिक, एक दो बार चलता है, एक न्यूट्रॉन इससे बाहर निकलता है,
और न्यूट्रॉन जो है वो इधर से इधर विजिट करता रहता है, इधर विजिट करता रहता है, ठीक है। और विजिट करते करते वो यूरेनियम विजिट करता रहता है, यूरेनियम टूटता रहता है, और इतने ज्यादा न्यूट्रॉन अब इसी से निकलने लगते हैं, वही न्यूट्रॉन फिर बाद में हमें हिट देने लगता है। मतलब एक न्यूट्रॉन हमने मारा है, लेकिन उससे निकलता बहुत सारा न्यूट्रॉन है। जो न्यूट्रॉन से हम लोग स्ट्राइक करते हैं ना, उसको स्ट्राइकर न्यूट्रॉन कहा जाता है, और जिसको स्ट्राइक करते हैं उसको टारगेट न्यूक्लियाई कहा जाता है। और जो न्यूट्रॉन बाहर निकलता है बाबू, उसको कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, और ये बहुत गर्म होता है, बहुत हीट अप होता है, ठीक है। तो देखिए यूरेनियम को हमने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया, तब क्या होगा, देखो 92 प्लस 0 92, 235 प्लस 1 237, ये यूरेनियम बन गया। अब ये भी यूरेनियम था, ये भी यूरेनियम है, लेकिन ये यूरेनियम क्या है, ये टारगेट न्यूक्लियाई है और ये अनस्टेबल है। अब ये टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, एक बैरियम में टूटता है और क्रिप्टन में टूटता है। तुम पूछोगे सर सिर्फ बैरियम क्रिप्टन में टूट सकता है क्या, और कुछ नहीं टूट सकता है? अरे 1000 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, 1000 पार्ट में टूट सकता है वो। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। बैरियम में टूटता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 56, एटॉमिक मास कितना होता है बाबू 144, क्रिप्टन का क्या होता है 36, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है इसका 89। अब तुम जोड़ के देखो 144 प्लस 89, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है पता है, 232 हो रहा है, मतलब 3 और बचे हुए हैं, तो ये न्यूट्रॉन यहाँ पे बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। अभी देखो एक बार सिर्फ रिएक्शन हुआ है, कितने न्यूट्रॉन बाहर निकले हैं, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, एक एटम से, एक न्यूक्लियाई से। और ये यूरेनियम जो है एक न्यूक्लियाई नहीं होता है, ये मान लो 100 kg का कम से कम है, तो कितना हो गया, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, या 1 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने। और उसके बाद फिर 1 ग्राम का निकालोगे तो 1, फिर 100 kg के लिए निकालोगे तो इंटू 100, बाप रे बाप बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा यूरेनियम लिबरेट एनर्जी करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में होता है, ये न्यूट्रॉन फॉर्म में होता है, हीट फॉर्म में होता है। मैं सब इरेज कर रहा हूँ ये सब सारा, ठीक है। तो ये हीट फॉर्म में निकलता है, और ये जो हीट होती है बेटा जानते हैं बहुत ज्यादा हीट होता है। कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हीटिंग रिएक्शन है, माने हीट देता है हम लोगों को एक तरह से। ये वो जो कहते हैं जो हीट देने वाला रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जो एब्जॉर्ब करता है उसको क्या कहते हैं, सीवेज बताइए तो। 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जो हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट एक देता है। जो हीट देने वाला रिएक्शन है उसको क्या कहते हैं, खुशी बताओ। यस, एक्सोथर्मिक। जो हीट गिवन करता है देता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलो केमिस्ट्री में इतना तो पता है आप लोगों को, एक्सोथर्मिक ये हीट देता है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो जितनी हीट ये देता है ना, उसी हीट को हम लोग यूज करते हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये हीट रिएक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन इज हीट रिएक्शन। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन जो है किस तरह का रिएक्शन होता है। फर्स्ट नंबर दिया था एंडोथर्मिक, सेकंड नंबर दिया था एक्सोथर्मिक, एक में दिया था हीट रिएक्शन विद एक्सोथर्मिक, और चौथा कुछ और ऑप्शन दिया था। तो आंसर था हीट रिएक्शन विद एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। फिजन माने टूटना, इंग्लिश में फिजन का वर्ड मीनिंग होता है टूटना। इसमें हैवी न्यूक्लियाई टूटता है। तो पेपर में कैसे लिखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना कि a nuclear reaction in which heavy nuclei is broken down into lighter nuclei, thereby releasing the large amount of energy। और फिर ये वाला रिएक्शन जरूर लिख दीजिएगा। और मैं तो कहता हूं यही याद रखना, बाकी सब उतना सीरीज सब मत याद रखो, आप लोगों को अभी पीएचडी नहीं करनी है, डायरेक्ट यही लिख दीजिएगा यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन। और ये याद रखिएगा स्लो न्यूट्रॉन होता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि फास्ट मूविंग होता है, अगर फास्ट मूविंग होगा ना तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा ही नहीं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है। और इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 3 किलोमीटर ये चलेगा, एकदम आराम आराम से चलता है ये, ठीक है। अब यहां तक क्या डाउट है पूछिए पहले, ठीक है। देवांशु खुशी पूछो क्या डाउट है बाबू।
नो सर, क्लियर क्लियर है है। यहाँ तक? तो पेपर में लिखना यस जरूर। सर। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड। अब देखिए बेटा, ये न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम को अटैक करता है, तो देखो क्या बनता है, क्रिप्टन बनता है, बेरियम बनता है, 3 न्यूट्रॉन, 1 2 3। और हम लोग तीनों को यूज नहीं करते, क्या करते हैं पता है, एक और एक, दो को इससे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अब बाकी फिर ये न्यूट्रॉन फिर इसको स्ट्राइक करता है, इसको स्ट्राइक करता है, इसको स्ट्राइक करता है, और फिर ये बाहर 3 निकालते हैं इसी तरह। फिर 2 को यूज कर लेते हैं हम लोग, फिर बाहर निकलता है, फिर यूज करता है। ऐसा नहीं भी यूज करेंगे तो एनर्जी बाहर निकलते जाता है और ये रिएक्शन चलता जाता है। और ये चलता रहता है ना बेटा, इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पता है, लिखा जाएगा डिस्क्राइब फर्स्ट नंबर न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, बस इतने लिखा रहेगा। अब तुम्हें क्या लिखना है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, तो ये डेफिनेशन लिखिएगा, फिर ये बनाइएगा, मैंने ये रिएक्शन लिखिएगा, फिर ये फिगर बनाइएगा। इससे आपको 2.5 नंबर, मैंने ये 5 नंबर का 2 पार्ट आता है, तो एक न्यूक्लियर जैसे फिजन होगा, एक दूसरा कुछ रहेगा। जैसे सेकंड नंबर आ गया कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व ना, तो मैं बताऊंगा कि कैसे पेपर आप लोगों को अटैक करना है, कैसे 100 लाना है। अब न्यूक्लियर फिजन जैसे बोला, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी बोले ना उसका पहले रिएक्शन डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखा, फिर रिएक्शन लिखो, फिर उसके बाद ये वाला फिगर बनाओ, ठीक है, और बाद में लिख दो कि ये एनर्जी जो है थर्मल न्यूट्रॉन से ही एनर्जी हमें देता है। अब देखो नंबर कैसे मिलेंगे, 1 नंबर आपका डेफिनेशन का होता है, 1 नंबर आपका रिएक्शन का होता है, या हाफ नंबर डेफिनेशन का होता है, 1 नंबर रिएक्शन का होता है, और 1 नंबर ये सब लिखने के लिए, फिगर बनाने के लिए और उसके लिए होता है। बहुत बच्चे कहते हैं मैंने सर डेफिनेशन तो लिख दिया सर, मुझे नंबर मिल जाने चाहिए, उसको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। तो टेस्ट में क्या हो, सबका नंबर डिस्ट्रीब्यूट है, डेफिनेशन लिखोगे उसका अलग, फॉर्मूला लिखोगे उसका अलग नंबर मिलेगा, और फिगर बनाओगे उसका अलग नंबर मिलेगा, ठीक है। अब उसी तरह न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसमें मास डिफेक्ट निकालेंगे, फिर EB इक्वल टू डेल्टा M इंटू C² लिखेंगे, वहां तक लिख के छोड़ देंगे, तब आपको नंबर मिलेंगे 2.5 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई, बहुत बच्चे लिख देते हैं 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई नहीं, लाइटर न्यूक्लियाई, हल्का न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है। तो लाइटर न्यूक्लियाई जब कंबाइन करता है, ठीक है, और वो हैवियर न्यूक्लियाई बनाता है, आपको पता है पहले मैंने बताया था आपको कि प्रोटियम जो है 1H1 + 1H1, ये दोनों जुड़ता था और ये बनाता था ऐसे 1 + 1, माने ये 2H1 और प्लस, ठीक है, एनर्जी निकलता था ये, माना X, मान लो कोई X1 है, इसका 1 0 ऐसा बनता था। फिर ये हाइड्रोजन देखो उल्टा होता था, ये फिर ब्रेक कर जाता था, फिर क्या बनता था 1H1 + 1 2, और देखो फिर इसके बाद बनता था 1, ठीक है, Y0, इस तरह से 1 + 1 2, 2 + 0, हमेशा मेंटेन रखना है इसको। फिर ये 1H2 क्या होता था, फिर 1H2 जुड़ता था, 1H + 1H, तो क्या हो गया 2H3, और फिर क्या बनता था, एक बनता था 0N1, देखो 2 + 0 3 + 1 4, अब ये न्यूट्रॉन जो है बन गया, फिर 2He3 फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब कहने को इसके उसके साथ उसके इसके साथ जुड़ता रहता है, और ह्यूज अमाउंट में हीट आपको लिबरेट करता रहता है। तो कैसे लिखेंगे, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 2 lighter nuclei combine to form a relatively heavy nucleus and huge amount of energy release। मैं फिर से बताता हूं, एटम बॉम्ब जितना स्ट्रांग होता है, न्यूक्लियर माने हाइड्रोजन बॉम्ब कम से कम 100 से 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो जो पगला हमारा है वहां का, क्या कहते हैं, कोरिया का, उसने तो जाके ओशियन के अंदर, अटलांटिक ओशियन में फेंक दिया था उसने हाइड्रोजन बम को, वहां पे हाइड्रोजन बम फोड़ दिया था। वहां पे हाइड्रोजन बम को जो फोड़ दिया ना, तो अंदर में जितने बहुत सारे माउंटेन थे, वो सारे माउंटेन फुट गए, हट गए एकदम, वो क्या कहते हैं, गैस के फॉर्म में उड़ गए वो सब सारे, ठीक है। इसीलिए अमेरिका बार बार उस पर दबाव बना रहा है कि भैया मत फोड़ो ये सब चीज, क्योंकि हमारा नेचर खराब हो जाएगा, लेकिन कौन सुनता है।
इसलिए फिर अमेरिका जो है और ज्यादा चिल्ला रहा है उस पर, और हम लोग भी उस पर चिल्ला रहे हैं, हम लोग भी बैंड लगा रहे हैं कि भाई कोरिया से हम लोग क्यों मना कहते हैं अच्छा नहीं है, चाइना को क्यों हम लोग अच्छा नहीं मानते। चाइना ने क्या किया, क्या इंडियन ओशियन में जाके बम फोड़ दिया था, हाइड्रोजन बम को, एटम बम को अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले उसने इसका इन्वेंट किया था, रिएक्शन किया था, दैट्स इट। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को ये सब नेचर में नहीं करना चाहिए, इसको लेबोरेटरी के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सुपरविजन में, वो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के सुपरविजन में ये रिएक्शन करना चाहिए, और उससे जो एनर्जी निकलता है उसको यूज करना चाहिए ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए। ठीक है, तो पढ़ के सुनाइए दीपांशु जी, व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन? Sir, it is a nuclear fusion reaction. Two lighter nuclei combine to form a relatively heavier nucleus. In this process, huge amount of energy is also released. करेक्ट। तो अब देखिए एनर्जी जनरेशन इन सन, अब हमारे सन में कैसे एनर्जी जनरेट होता है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ये देखो एक्चुअल में यहां जानते हो, ये बीच में मैंने बहुत सारा कुछ लिखा था, वो जो छोटी छोटी बातें नहीं कहा था, ये उसके साथ जुड़ता है, ये उसके साथ जुड़ता है। फाइनल रिएक्शन क्या होता है ये आप लोगों को याद रखना है, लिखो कॉपी में आप लोग, ठीक है। 1H1 जिसको प्रोटियम कहते हैं बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, देयर आर 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। सेकेंड वन इज कॉल्ड ड्यूटेरियम, ठीक है, और थर्ड वाले को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली प्रोटियम से जनरली स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोटियम को जब आपने 4 नंबर ऑफ प्रोटियम लिया आपने और उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तुम कहोगे सर इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअल में ये फाइनल रिएक्शन है, इसके बीच में न्यूट्रॉन वगैरह सब आया था, ठीक है। तो क्या बनता है, हीलियम बना, गामा रेज निकली, ठीक है, ये मेजॉन निकला, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट हमें देता है, ठीक है। तुम कहोगे सर इसमें बताइए आप, इस वाले रिएक्शन में कितना देता है? इसमें अगर जो हीट निकलेगा, एक बार अगर चेन रिएक्शन होगा तो 11.45, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देती है एक में, ठीक है। और इसमें कितना देता है पेपर में लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसमें सिर्फ आप लोगों को ये वाला रिएक्शन लिख देना है, 1He 1H1 प्लस 2E He 6 गामा रेज और प्लस 2 मेजॉन, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है जब एक बार सिर्फ रिएक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तब, ठीक है, एक एटम, सॉरी, एक न्यूक्लियाई जुड़ता है जब तब। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर जुड़ेगा तो क्या क्या होगा देखो, और कैसे होता है वो देखिए। ये हाइड्रोजन जुड़ा, न्यू निकला, फिर हाइड्रोजन जुड़ा, फिर जुड़ा, फिर गामा रेज निकला, फिर हाइड्रोजन जुड़ा, और इस तरह से होता रहता है। और ये क्या है, ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एक तरह का प्रोटॉन होता है, पता है आपको। ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, ये बाद में क्या बना, हीलियम बना, और गामा रेज और न्यूट्रिनो निकला, ठीक है, जिसको मेजॉन भी कहते हैं, ये मेजॉन न्यूट्रिनो भी होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारा रिएक्शन में एनर्जी निकलता है। फिर से बता रहा हूं, ये एक के लिए बात हो रही है, एक न्यूक्लियाई ब्रेक मतलब ज्वाइन हुआ है, तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्वाइन होगा तो बहुत एनर्जी लिबरेट होती है इसमें। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहते हैं, थोड़ा सा मुझे और बता लेने दो इसमें, ठीक है, मन नहीं भरा है मेरा। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, तो सबसे पहले पेपर में लिखोगे, a nuclear reaction in which 2 or more than 2 lighter nuclei combine to form a heavier nuclei, and in this process huge amount of energy is released। इसके बाद फिर ये वाला रिएक्शन लिख देंगे, फिर ये एक फिगर बना देंगे। बहुत बच्चे कहते हैं सर कुछ बुक में तो फिगर दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन बना देना चाहिए, ठीक है, जरूर बना देना चाहिए। और इस तरह से जो तुमको सर अगर ये याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद मतलब ऐसे कर दोगे, हाइड्रोजन को जोड़ दोगे ऐसे, फिर कुछ गामा रेज वगैरह निकाल दोगे, फिर जोड़ दोगे, एक किसी और के साथ जोड़ दोगे ऐसे, फिर उसके बाद बन के फिर निकाल दोगे, इस तरह से करते जाना है, नॉर्मल फिगर बना देना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, एक ऐसा सेटअप है
ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग न्यूक्लियर फिजन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी and a nuclear reactor is an arrangement to generate the electricity which makes use of nuclear fission। क्या होता है, मैंने बताया था, टारगेट न्यूक्लियस यूरेनियम था, उसमें न्यूट्रॉन से हमने हीट किया, ये हीट गन है, ठीक है। एक्चुअल में इसको कहते हैं न्यूट्रॉन गन, ऐसे ऐसे कट 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 चलता रहता है ये, ठीक है। बच्चा वाला खिलौना सब नहीं देखा है ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता है, प्लेटिनम का बना होता है एक्चुअल में वो, और काफी माइक्रोस्कोपिक होता है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों को छूने नहीं दिया गया था, हम लोगों को दिखाया गया था कि ये देखिए ये सारा है, और वहां पे ग्लास जैसा लगा हुआ है, हम लोगों को ऐसे करके देखना पड़ता है, ठीक है। और वो देखोगे उसमें जब इस गन निकलेगा ना, ऐसे टक 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 कुछ इंटरवल पे निकलता है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन हल्का सा निकलेगा, और वो लोग इसलिए निकालते हैं, एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन से भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा न्यूट्रॉन इसलिए निकाल देते हैं कि अच्छा से न्यूक्लियर रिएक्शन हो, इसीलिए, ठीक है। तो डाउटर न्यूक्लियाई बना, ये न्यूट्रॉन बना, ये न्यूट्रॉन बना। एक बार जब भी रिएक्शन होता है कम से कम 3 न्यूट्रॉन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रॉन इसको फिर अटैक करता है, बाकी 2 न्यूट्रॉन हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो श्रद्धा बोलिए, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर? बोलो। Nuclear reactor are useful in producing electricity. A nuclear reactor is an arrangement to generate electricity which makes use of nuclear fusion. करेक्ट। Fission. अब देखिए एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होता है, इसकी स्टोरी सुनाता हूं मैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 2010-12 मेरा एमटेक बैच है दिल्ली IIT, ठीक है। यहां मैं 2010 के एडमिशन हुआ और 1 महीने के बाद मुझे जर्मनी भेज दिया, ठीक है। पहली बार ट्रेन में उसमें प्लेन में बैठा भी था, ठीक है। पहली बात बताऊं, वहां जाने से ज्यादा मुझे प्लेन में बैठने की खुशी थी, और सब ये कॉलेज ने मेरे लिए अरेंज किया था, ठीक है। तो अब इसकी स्टोरी सुनाता हूं। तो हम लोगों को, मुझे जो भेजा गया था वहां पे जर्मनी, जो भेजा गया था कॉलेज की तरफ से, IIT ने सारा बंदोबस्त वहां पे किया था। हम लोगों को स्कॉलरशिप देके वहां पे रिएक्शन के लिए भेजा था, ये रिसर्च के लिए भेजा था कि आप एमटेक में जाके इन्वेंट कीजिए नए नए चीजों का। और मैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स था एक्चुअली, बीटेक मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक में अप्लाइड फिजिक्स का था। तो अप्लाइड फिजिक्स में आप जाके न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह का ये कीजिए। मैं जब वहां गया था, ठीक है, 2011 में, ठीक है, 2010 के लास्ट या 11 था, अक्टूबर नवंबर का टाइम था मैं जब गया था। अब वहां की बात बताता हूँ। वहां जब मैं गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्टर, हम लोगों को, मेरा तो पहले ये कॉलेज के अंदर मेरा वो सेटअप होता था सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद मुझे वो लोग रिएक्टर पे ले गए थे। न्यूक्लियर रिएक्टर वहां कैसा था मैं बताता हूँ। वहां पे जानते हो, जैसे हम लोग उतरे कहीं पे, तो वहां पे एक हम लोग ई रिक्शा टाइप का, ई रिक्शा तो अभी इंडिया में आया है ना, वहां बहुत पहले चल रहा था। तो ई रिक्शा से हम लोग को लगभग 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर मुझे ले गया, ठीक है। और भी बहुत सारे लड़के थे, मैं ही यूनिक नहीं था, बहुत सबको लेके वहां गए, ठीक है। वहां हम लोग का इन्विजिलेटर साथ में थे, हम लोग का जो गाइड करने वाले हैं वो मेरे साथ थे, हम लोगों सबके साथ। तो फिर वहां हम लोग को ले गए। उसके बाद वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर दिखा गया। तो जानते हो, मोटी मोटी ये जो घर की दीवारें जो होती है कंक्रीट की, मोटी मोटी कंक्रीट की दीवार होती थी, वॉल होता था वहां पे। हाँ मैं बता देता हूँ, ये मोटी मोटी वॉल होता था पहले, और ये इतनी मोटी होती थी ना कि समझ लो कि इतने, माना यहां से यहां तक मान के चलो कि 10 से 15 से 20 फीट होगा कम से कम, इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी, ठीक है। और एक दीवार खत्म हुई, बीच में थोड़ा सा स्पेस है, फिर दीवार स्टार्ट हुई, फिर दीवार स्टार्ट हुई, फिर बीच में ब्लैंक है, ऐसे करके इसमें कम से कम हम लोगों को 1/2 किलोमीटर वो लोग ट्रेवल कराए, 500 मीटर तक पैदल चलाए, ठीक है। उसके बाद वहां से, उसके बाद मैकेनिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसको मैकेनिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। वहां पे क्या था पता है, वहां पे ये पूरा हार्ड क्रोमियम प्लेटेड शील्ड बनी हुई थी इस तरह से, ठीक है। और जहां पे हम लोग को ले जाया गया था वहां पे अभी रिएक्शन वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है। वो जो है क्लोज था, कहीं और जगह पे हो रहा था, वहां से लगभग 5 किलोमीटर आगे हो रहा था। वहां पे हम लोग को दिखाया गया था कि ये सब होके 6 महीने पहले बंद हो चुका है यहाँ पे। फिर ये
6 महीने 3 महीने से 6 महीने इसको रेस्ट दिया जाता है, 9 महीने तक रेस्ट दिया जाता है, डिपेंड करता है कैसा। रेस्ट देने के बाद फिर ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस समय पे जहां पे जाके हम लोग गए तो वहां देखे कि ये मोटी मोटी शील्ड थी। वहां पे एक बड़ा सा बक्सा जैसा होता है, बॉक्स जैसा, ठीक है, और ये ओपनर होता है, ऊपर में बॉक्स ओपनर होता है, और इसके अंदर जानते हो यूरेनियम होता है। आपको पता होगा यूरेनियम हल्का सा ग्रीन कलर का होता है, ग्रीनिश होता है, वो आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो गूगल कीजिएगा, गूगल का में फोटो देखिएगा कि यूरेनियम का इमेज कैसा होता है, आपको दिखेगा ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। हम लोग को बताया जो गया, फिर बाद में हम लोगों को यहाँ जब बैठे हुए थे तो वहां पे टीवी पे हम लोगों को दिखाया गया कि वहाँ जो लाइव जो हो रहा था वो हम लोगों को दिखाया गया। पहले वहां जाके फिजिकली हमको टच करके दिखाया गया कि हम लोगों को कि देखो जी यही सब है। यहाँ जब हम लोग गए, ठीक है, फिर यहाँ जाने के बाद ये यूरेनियम रखा हुआ था, और यहाँ पे एक यूरेनियम गन लगा हुआ था, वो न्यूट्रॉन गन लगा हुआ था, ऐसे टाइप का गन होता था, और उसमें ऑटोमेटिक होता है, टिक 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 ऐसे आवाज करेगा और उससे न्यूट्रॉन बाहर निकलते रहता है, और ये न्यूट्रॉन इसमें से स्ट्राइक करके इसमें जाते हैं, वो हम लोग को दिखाया गया। बोलते हैं जैसे ही 1 या 2 न्यूट्रॉन जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर वहां की बढ़ती है, और यहाँ का टेम्परेचर कम से कम, माना अभी जब स्टार्ट होता है उस समय इसका टेम्परेचर नेगेटिव में रखा जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, मतलब ठंडा पूरा रखा जाता है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो। और गन जैसे ही यहाँ पे और ये सारा मशीन से रखा जाता है, और जैसे न्यूट्रॉन इससे बाहर निकलती हैं, ठीक है, लोग तो वहां होते नहीं है, बहुत दूर दूर तक लोग नहीं होते हैं, सारा कुछ मशीन काम कर रहा होता है। ये मत समझिएगा कोई आदमी जा रहा होगा जाके वहां कोयला फेंक रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, या यूरेनियम फेंक रहा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी एनिमल नहीं होता है, ठीक है, आदमी तो छोड़ो, कोई भी एनिमल नहीं होता, ठीक है। इसको हाँ, लेकिन सबको मॉनिटर से देखा जाता है, दूर से बैठ के सब कुछ देखा जाता है, और वहीं से सारा कुछ गाइड किया जाता है, और वहीं से सब कुछ कंट्रोल करते हैं वो लोग। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये जैसे स्ट्राइक करता है तो धीरे धीरे इसमें क्या होती है, -100 डिग्री सेल्सियस है, मुश्किल से 10 से 12-15 सेकेंड के अंदर इसका टेम्परेचर 0 हो जाता है, 15 सेकेंड के अंदर, और वो सारा दिखता है हम लोगों को, क्योंकि जब हो रहा था हम लोग को दिखाया भी गया था, वहां बैठ के हम लोग को पूरा माइक वो लगा दिया गया था, शील्ड लगा दिया गया था, उसके बाद दिखा रहा था, ठीक है। और इसके बाद सब रिकॉर्ड भी हो रहा था, हम लोग भी कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड, हम लोग की भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसके बाद जितने भी यहाँ से ये सब रेडिएशंस निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन निकल रहा है, तो वो सब बबल्स के फॉर्म में, हीट जब निकल रहा होता है तो वो सारा दिख रहा होता है, बबल्स के फॉर्म में लगेगा, मतलब ऐसे नहीं दिखेगा कि न्यूट्रॉन आ रहा है, लगेगा वहां पे आपको लगेगा कि एनर्जी जो है, जैसे सन अगर मान लो, या वाटर जब ऐसे ऐसे चलता है तो कैसे, मतलब वाटर का वो मूवमेंट दिखता है, तो उसी तरह वहां पे हीट का मूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। और ये सब सारा न्यूट्रल रहता है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं रहता है। अब इसमें सारा हीट निकलता है, इस हीट को वो लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल थर्मल इंसुलेशन पाइप से वो लोग लेके जाते हैं, और वहां पे टरबाइन पे जाके स्ट्राइक करा देते हैं, उस हीट से वाटर गर्म करके टरबाइन स्ट्राइक करा के, और उस टरबाइन को रोटेट कराया जाता है। तो एक टरबाइन नहीं होता है, कम से कम वहां पे 500, 5000, 10,000 तक टरबाइन होता है, डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे है उस पर। और टरबाइन पे जैसे वो स्ट्राइक करता है, टरबाइन घूमता है, आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग वो सप्लाई करते हैं, वहां पे यही करता है। तो वहां पे ये सब सारी बातें हम लोग को डिटेल में दिखाया गया पहले दिन, और उसके बाद बहुत दिन आके सबका फंक्शन बताया गया कि कंक्रीट वॉल का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, तो मैं तुमको बताते भी जाता हूँ। और एक्चुअल में जो ये शील्ड के अंदर, ये जो इसके अंदर जो यूरेनियम डाला गया था, ऐसे यूरेनियम ग्रीन कलर का ऐसे डाला जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, बहुत मजा आएगा ये सब, और देखा है मैंने इस तरह। और इसमें जानते हो मोटे मोटे से इस तरह से रॉड लगा होता है, ठीक है, पहले से ही लगा होता है, पहले से यूरेनियम में डाल के वो लोग लगा देते हैं, यूरेनियम डाल देते हैं, रॉड मोटा मोटा लगा दिया, ठीक है। क्यों लगाता है, क्योंकि इससे के अंदर यूरेनियम तो आपको पता है अल्फा बीटा गामा रे छोड़ता है, और कुछ थर्मल न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस करता है, तो ये सब जो प्रोड्यूस करता है तो वो उसको एब्जॉर्ब करके रखता है, रिएक्शन जो है उस समय नहीं हो रही होती है। अगर पता चला कि साइंटिस्ट लेके गया वही कैंसर से मर जाएगा तो क्या फायदा है, वो लोग क्या करते हैं, कैडमियम रॉड डाल के रखते हैं, यहाँ पे रखा, रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक वो लोग बटन दबाते हैं ना, तो ये वाला सब जो है ये ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ के साइड हो जाता है, कैडमियम रॉड कहते हैं। जैसे वो साइड होता है तब ये न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है उस पे, और तब इलेक्ट्रिसिटी, तब जो है वो रिएक्शन, चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है,
ठीक है, तो ये कैडमियम रॉड क्या करता है, उस रिएक्शंस को पूरा बैलेंस करता है, मतलब न्यूट्रॉन को वो एब्जॉर्ब करता है। और इसमें से जो न्यूट्रॉन निकलता है वो थर्मल न्यूट्रॉन होता है, जब रिएक्शन हो रही होती है उसको वहां पे वाटर, हैवी वाटर या ग्रेफाइट वाटर रखा जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट लिक्विड कलर स्टेट में रखते हैं, या वाटर को हैवी वाटर रखा जाता है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन 3 तरह के होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3, तो उसी तरह ड्यूटेरियम रखा जाता है। ठीक है, तो D2O जो होता है उसको हैवी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो हैवी वाटर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपोराइज होके और एकदम पूरा स्पीड में जाके वो जाके स्ट्राइक करता है टरबाइन पे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही बात है। अब इस सब को मैंने कहानियों में लिख दिया है कि न्यूट्रॉन टू बी स्लो डाउन, न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय यूजिंग मॉडरेटर। ठीक है, कॉमनली यूज मॉडरेटर कौन होता है, वाटर होता है, हैवी वाटर होता है, ग्रेफाइट होता है। उसके बाद कैडमियम रॉड होता है जो कंट्रोल रॉड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो पहले ही लगा रहता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब उसको हटा देते हैं, और फिर ये क्या करता है, एक्सेस न्यूट्रॉन, जो बेकार न्यूट्रॉन इधर उधर जा रहा होता है, जो एक्स्ट्रा होता है रिएक्शन से में ज्यादा जो रहता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एब्जॉर्ब करके फिर हिट देता है। तो इस तरह से पूरा सेटअप होता है। ठीक है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है ये वाला पार्ट, और वहां पे ये इस तरह का होता है। लेकिन याद रखना, गूगल जब करोगे ना, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन देखना बिल्कुल अलग अलग सा बहुत कुछ दिया होगा, वो सब सारा गलत है, सारा एडिटिंग किया हुआ है। ठीक है, रियल वाला यही होता है, वहां पे जाओगे इसी तरह से सेटअप आपको दिखेगा। हाँ, ऐसे ये सब जो है मोटे मोटे शील्डिंग जो इधर रखा जाता है, इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो रेडिएशंस निकलती है ना, अल्फा बीटा गामा रेज, वो इतना पेनिट्रेटिंग होता है, इतना हैवियर होता है, इसीलिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक वो दीवार, मतलब 500 मीटर तक तो मोटी मोटी दीवारें होती है, जिसके कारण वो रेडिएशन उसको होल करके पार ना हो सके, लेकिन फिर भी पार हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्गर होता है वो सब। ठीक है, और फिर देखिए ये कंट्रोल रॉड, यहाँ पे देखो मैंने कंट्रोल रॉड बनाया है, ये पहले फिगर देख लो, फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको। ये कंट्रोल रॉड है, ये यूरेनियम जो है, यहाँ पे इसके अंदर यूरेनियम होता है, कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये देखो मॉडरेटर होता है, यहाँ पे वाटर होता है। इसके बाद जो थर्मल न्यूट्रॉन निकलता है वो क्या करता है, इसको जाके हीट करके इसके बाद टरबाइन को स्ट्राइक करता है गैसेस फॉर्म में, और जब यहाँ टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते हैं। दैट्स इट। कहाँ दिक्कत है बताइए मुझे, और यहां से अब पढ़ के सुनाइए मुझे, खुशी पढ़ के सुनाओ। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंट्रोल चेन न्यूक्लियर फ्यूजन इन रिएक्शन? Requirements for controlled nuclear fission in reactor. Neutrons to be slowed down. Neutrons are slowed down by using moderators which are lighter nuclei which slow down fast moving neutrons by elastic collision. Commonly used moderators: water, heavy water, graphite. करेक्ट। नाउ पढ़ के सुनाइए दीपांशु। चलिए शिवेश पढ़िए। Sir, excess neutrons to be absorbed as uncontrolled chain reaction is wanted. Therefore, to absorb excess neutrons, control rods are used. Control rods. ये कंट्रोल रॉड्स होता है, ये सब सारे, और ये कैडमियम sir. का बना होता है बेटा, कैडमियम का बना होता है। ठीक है, और देखिए ये बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़ा गया है, इसमें बहुत सारी कहानियां लिखनी पड़ती है। जो मैंने रिएक्शन सब बताया ना, लैंग्वेज में बोल के बताया, वो सारा लिखना पड़ता है। ठीक है, ये मैं अभी लिखा नहीं है, आप लोगों को पकाना बिल्कुल मैं नहीं चाहता था, मैं पूरी कहानी सुना दी। क्वेश्चन आंसर जो मैंने आप लोगों को दूंगा ना नोट्स में, उसमें ये सब सारी बातें लिखी होंगी कि यूरेनियम रॉड के फॉर्म में होता है, उसमें कंट्रोल रॉड रहता है, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, फिर वो रिएक्शन होता है, फिर मॉडरेटर होता है, फिर क्या क्या होता है, वो सब सारी बातें उसमें लिखी रहेंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट्स में उसमें, लेकिन जो मैंने बताया सारा चीज यही सीन होता है। तो व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, पढ़ के सुनाइए सीवेस। इसका एडवांटेज क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन का एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, पढ़ के सुनाइए। Advantages: energy released is extremely large, needs fuel in extremely small quantity. And disadvantages: spent fuel is highly radioactive and extremely hazardous to all life forms. Accumulation of radioactive waste. मैं बता देता हूँ आपको, ये न्यूक्लियर रिएक्टर सब जो होता है ना, एक बार में ये लोग 100 से लेकर 500 केजी तक यूरेनियम को सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली मॉडरेट है 100 से 500। अगर 100 केजी कोयला तुम जला दोगे तो मुश्किल से पता चला 50 लोगों का घर का खाना नहीं बनेगा, लेकिन 100 से 500 केजी यूरेनियम का जब न्यूक्लियर रिएक्शन करा देते हैं, तो उससे किसी एक सिटी का
3 से 4 महीने 6 महीने तक का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरा हो जाता है। समझो, अगर आपने 100 kg यूरेनियम जला दिया, मतलब ये सॉरी जला नहीं दिया, रिएक्शन कर दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन कर दिया, तो इतनी एनर्जी निकलेगी कि आपका पूरे शहर का, ठीक है, जैसे दिल्ली की 2 करोड़ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली है, 2 करोड़ पीपल के लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का सारा यूज हो जाएगा आपका। तो तुम कहोगे सर लोग ज्यादा क्यों नहीं करते, पूरा एकदम यूरेनियम बना जलाते रहे, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन कराते रहे और इलेक्ट्रिसिटी सबको दे। देखो यूरेनियम का जो अमाउंट है ना पूरे वर्ल्ड में वो बहुत कम है, एक प्रॉब्लम ये भी है, ऐसे भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थोड़ा कम है। दूसरी बात है उसको निकालने में और ये करने में खर्च भी बहुत लगता है और ह्यूमन के लिए खतरनाक भी होता है, उससे आदमी बहुत लोग मतलब क्या कहते हैं, डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। और असली बात है ये रिएक्शन बार बार आप नहीं कर सकते, कहीं अगर अनकंट्रोल हो गया ना तो जहां पे होगा उसको उड़ा ही देगा, समझो खत्म कर देगा उस जगह को ही, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी पे जब गिरा तो सोचो उस जगह पे कहा जाता है जहां पे गिरा था उसके 15 से 20 किलोमीटर तक का तो अभी पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है, ठीक है। उस स्पेस में ऐसा वैकेट साइज स्पेस हो गया है, ठीक है। और वो पूरा गड्ढा वगैरह एकदम समझो कि नीचे था और कुछ भी नहीं पता चल रहा है वहां का। वहां तो एक अभी भी कहा जाता है कि वहां कम से कम 10 से 12 किलोमीटर के इंटरवल पे, 15 किलोमीटर के इंटरवल पे कहीं भी एक प्लांट भी नहीं उगता है, चाहे कुछ भी कर लो आप वहां पे। तो समझिए ये हमारे लिए हेजार्डस भी है, ये बहुत खतरनाक भी है, ठीक है। इन सबको बहुत क्या कहते हैं, सुपर अच्छे अच्छे टीचर या अच्छे अच्छे स्टूडेंट या अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के सुपरविजन में ये सब किया जाता है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सबको इंडियन गवर्नमेंट भी सबको नहीं सिलेक्ट करती है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं। हर बार देखना कि मॉडर्न फिजिक्स, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत टीचर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बहुत सारा रिएक्टर में अप्लाई करते हैं, भाई रिएक्टर में मुझे जॉब लगा दो, ठीक है। जब बार्क के लिए मुझे ऑप्शन आया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के लिए मुझे रिसर्च ये आया था, कॉल आया था, बोला था आप आइए, और वहां जाने के बाद भी मेरा इंटरव्यू हुआ, प्रॉपर सब कुछ टेस्ट लिया गया, मेरा ब्रेन चेक किया गया, मेरा बहुत कुछ चेकिंग हुई, वो बहुत कुछ पूछे और अलग अलग एंगल से। मुझे जानते हो अचानक मुझे बड़ी बुरी सिचुएशन में रखते थे कि आदमी ऐसा आता था बहुत गंदी गंदी बोल के जाता था, ठीक है। और उस समय हम जो रिएक्ट जैसा करते थे ना, फिर वो सारे वो लोग मैपिंग करते थे कि पता नहीं इस आदमी का ब्रेन सही है या नहीं है। फिर अचानक क्या होता था, बहुत प्यार दिया जाता था, बहुत अच्छे अच्छे खाना खिलाया जाता था, बातें किया जाता था, और बोलते थे उस समय इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ठीक है। जब उसका मैं दिया था ये क्या कहते हैं, इंटरव्यू वगैरह भी दिया था, पेपर दिया था। कहने का मतलब क्या है, ये सब सारे जानते हो ह्यूमन लाइफ या पूरे वर्ल्ड की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सब में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या टीचर प्रोफेसर जो भी पार्टिसिपेट करते हैं या साइंटिस्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों को मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं वो लोग, और ये सब सारा नॉलेज भी उनको बहुत ज्यादा होना होता है, ठीक है। हाँ, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं, हमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम वे में मिल जाएगी हमें, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इससे रेडिएशंस बहुत सारे निकलते हैं। मैं कहा जाता है, मैं बताता हूँ, जब मैं ये राजस्थान घूमने गया था वहां की बात बताता हूँ, रिएक्टर में तो मुझे जाने ही नहीं दिया, पास ही मेरा पास ही नहीं बनाया, बोला कि नहीं आपका पास नहीं बन सकता, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। बोला मिनिस्ट्री से लिखवा के भी लाइएगा तो भी पास अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने बोला भाई देख लो भाई, मेरा आई कार्ड देख लो, अब क्या करोगे जाने, बोला सर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अलाउड ही नहीं है, नहीं अलाउ किया मुझे उन्होंने, ठीक है। फिर भी मैं, क्योंकि वहां एक्चुअल में क्या था, मैं उस समय में 2014-15 में मैं वहां पे रिसर्च करना चाह रहा था, वहां का सॉइल का रिसर्च करने के लिए गया था मैं, कि देखें कि वहां पे कितना ये होता है, कॉलेज के थ्रू भेजा गया था मुझे, फिर भी वो लोग अंदर नहीं जाने दिए मुझे, ठीक है। बोला पैनल आएगा तब आप आइएगा, ठीक है। फिर पैनल उनल को भेजा गया, तो उसके बाद भी 1-2 साल के बाद उन लोगों को भेजा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप जानते हो वहां का जो सॉइल है ना, मिट्टी जो है वहां की है, और वहां के बीच का जो वहां का एयर है, वहां से एक बर्ड पार नहीं हो सकता उस रेडिएशन रीजन से, जबकि पूरा एकदम शील्डिंग की गई है, जानते हो टॉप साइंटिस्ट सब उसको शील्डिंग करके रखते हैं, लेकिन उसके रेडिएशन इतने हाई होते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, उस रीजन में मोबाइल टावर तक काम नहीं करता है, ठीक है। उस रीजन में अगर आप फोन पे बात भी करना चाहोगे तो बात नहीं होगी, टावर तक काम नहीं करता, रेडिएशन इतने हाई होते हैं उनकी, स्पेशल रेडियो वेव्स उन लोगों की होती है। जब मैं बीटेक में जब आप लोग आओगे तो वहां का कितना मीटर वेव्स का रेंज क्या क्या होता है, वो सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहीं तक 12 क्लास में आप लोग बच्चे हैं अभी आप लोग। चलिए अब देखते हैं, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी बेटा 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं नेचुरल एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी, और दूसरे को होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरली जो होता है, जैसे यूरेनियम को अगर नेचर से उठा के लाओगे तो वो भी रेडिएशन कर ही रहा होता है वो, ठीक है, तो उसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
तो कहने का मतलब द फेनोमेनन ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेज। मैं फिर बता देता हूँ, ये स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आपने यूरेनियम यहाँ पे रखा है, ठीक है, और आप सोचोगे कि सर मैंने इसमें रखा है और इसमें रखा है, दोनों एक ही तरह का बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये ज्यादा फास्ट कर दे, ये स्लो कर दे, हो सकता है ये ज्यादा जल्दी करे, ये लेट करे, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसका कोई भी माँ बाप नहीं है, कोई इसको ना ये नहीं कर सकता। हाँ होगा जरूर, एमिशन होगी जरूर, लेकिन वो किस रेट से होगी, किस टाइम पे होगी, मतलब क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वो सब सारा अलग होगा। द फेनोमेनन ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एल्फा, ये एल्फा है, एल्फा बीटा और ये गामा रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल क्या होता है, हम लोग जो करते हैं, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग रेडियो एक्टिविटी इन सर्टेन स्टेबल न्यूक्लियाई बॉम्बार्डिंग बाय द सुटेबल हाई एनर्जी। वो जो बॉम्बार्डिंग न्यूट्रॉन से जो स्ट्राइक करा रहे थे, तो हम लोग खुद से करा रहे थे ना, उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब तुमको सर एग्जांपल बताओ, लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल लेबोरेटरी नहीं, ये न्यूक्लियर लेबोरेटरी होता है, वहां पे बोरॉन पे भी स्ट्राइक कराया जाता है अल्फा पार्टिकल से। देखो ये बोरॉन है, उसको अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कराया तो क्या हुआ, 5 + 2 7, तो 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन बन गया, 10 + 4 14, लेकिन नाइट्रोजन का ये 13 आइसोटोप बनता है, एक न्यूट्रॉन बन गया। फिर इस नाइट्रोजन क्या होता है, ये नाइट्रोजन ब्रेक हो जाता है किसमें, कार्बन में, 6 13, फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, रेडिएशंस निकल गए, ठीक है। तो ये सब सारा आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी है। तो पढ़ के सुनाइए यहाँ पे खुशी, व्हाट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी? Natural radioactivity, the phenomena of the spontaneous emission of alpha, beta, or gamma radiations from the nuclei of natural occurring isotopes is called natural radioactivity. वेरी गुड। अब आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी, श्रद्धा पढ़ के सुनाइए, व्हाट इज द आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी? चलिए दीपांशु पढ़ के सुनाओ, व्हाट इज द आर्टिफिशियल और इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी? Sir, artificial or induced radioactivity, the phenomenon of inducting radioactivity in certain stable nuclei by bombarding them by suitable high energy particles is called artificial or induced radioactivity. Examples of induced radioactivity: first, when boron is bombarded by alpha particles, it forms a radioactive isotope of nitrogen which decays into carbon with a half-life of 10.1 minutes. क्लियर है? ये रिएक्शंस हैं, सारा घर में कॉपी में लिखिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। अब व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो मैं बता ही चुका हूं, a reaction which involves the change of stable nucleus of one element into the nucleus of another element is called nuclear reaction. जैसे देखो न्यूट्रॉन को आपने सॉरी नाइट्रोजन को आपने स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल से, तो ऑक्सीजन बना और हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। तो ये एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्लियर? पढ़ के सुनाइए सीवेस, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन? बस और 5 मिनट है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बढ़िया। A reaction which involves the change of stable nucleus of one element into the nucleus of another element is called a nuclear reaction. It is usually caused by bombarding the reacting species with suitable high energy particles. बोलिए। नाइट्रोजन जब 7 and 14 strike with the 2He4, nitrogen 714 plus helium 4/2 gives 2He4 कहते हैं, helium 2. अच्छा, ऑक्सीजन का 870, ऑक्सीजन 870 प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये प्रोटॉन एक तरह का होता है, इसीलिए हाइड्रोजन 1H1 को प्रोटियम इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन एक तरह का होता है। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन वर्सेस केमिकल रिएक्शन, दोनों में क्या यूज है और क्या दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा हीट गिविंग रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन उतना हीट गिविंग नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग करते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लोग घर वगैरह में कर लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा हैजार्डस होता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन तो हम लोग किसी भी लैब में जाकर केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन इतना ज्यादा हीट देने वाला नहीं होता जितना कि न्यूक्लियर रिएक्शन देने वाला होता है, ठीक है। तो पढ़ के सुनाइए खुशी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन?
A nuclear reaction differs markedly from a chemical reaction. In a chemical reaction, only the electrons revolving around the nucleus take part in the reaction and no change occurs inside the nucleus, whereas in a nuclear reaction, the nucleus itself undergoes a transformation. The energy changes involved in the chemical reactions are much smaller than the energy changes involved in the nuclear reactions. वेरी गुड। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई में आपका ये क्वेश्चन 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। A nucleus with mass number A 240, binding energy per atomic mass equal to 7.6 mega electron volt, breaks into the two fragments, each of A120 with binding energy per nucleon is 8.5 mega electron. Calculate the release energy, ठीक है। हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द रिलीज एनर्जी। पहली बात देखो, अगर मुझे एनर्जी रिलीज निकालना होगा, एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ चुके हैं आप लोग, तो क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? देखो, इसका कितना है 8.5 एक का, और इसका क्या है 7.6, और इसका एटॉमिक मास कितना है 240। तो क्या लिखेंगे? 240 इंटू दोनों का डिफरेंस 8.5 माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 240 इंटू 8.5 माइनस 7.6, ठीक है। तो 0.5 तो 9 हो गया, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 240 इंटू 0.9, ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर आंसर। कितने नंबर के आए थे भाई? 3 नंबर के आए थे। 16 में 3 नंबर का आया था, और सिर्फ इतना ही लिखना था। मैं फिर से नंबर बता देता हूं, ये सिर्फ इस फॉर्मूला लिखने के लिए 1 नंबर मिलता है, ठीक है। ये दोनों पार्ट लिखने के लिए 1 नंबर, और इस आंसर को लिखने के लिए 1 नंबर, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है, याद रखिएगा, जब छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सिर्फ आपने कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया ना, तो उसके 1 नंबर मिल जाते हैं। ये एनटीए जो है, जो आप लोगों का टेस्ट लेती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो इस तरह से मार्किंग करती है, ठीक है। नाउ 13th नंबर क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ के सुनाइए जी। शिवेश जी पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। The bombardment of lithium with protons give rise to the following reaction. Lithium 37 plus hydrogen 11 gives helium 24 प्लस हीलियम, अगेन दूसरा हीलियम भी बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। हाँ आगे। The atomic masses of lithium, hydrogen, and helium are 7.016 AMU, 1.008 AMU, and 4.004 AMU respectively. Find the initial energy of each alpha particle. In bracket 1 AMU is equals to 931 mega electron volt. देखो बाबू, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछिए कैसे। ये एक्चुअल में एनर्जी आपको निकालना है, तो इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एम क्या होता है? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट आप लोगों को निकालना आता ही है, ठीक है। और सी स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने एक तरीका बताया था कि 931 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो देखो डेल्टा एम कितना होगा, मास डिफेक्ट कितना होगा, पहले देख लीजिए कि उसमें लिथियम कितना है, फिर हाइड्रोजन कितना है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूं। एम मास ऑफ द लिथियम प्लस 3 Me, ठीक है, ये हो गया। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस प्लस, अब ये हाइड्रोजन वाले का लिख देते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस, अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना बाहर निकल रहा है, -2 इंटू, अब ये 2 हीलियम है तो हीलियम का, ठीक है, माइनस मास डिफेक्ट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू 931 आंसर, ठीक है, कर दीजिए। तुम कहोगे सर इसको मैं नहीं समझा, मैं बताता हूं। अरे भाई, मास डिफेक्ट कैसे निकालते थे
कि एक का जितना मास है पहले वो सबका इंडिविजुअल मास निकाल के और उसको माइनस कर दीजिए टोटल मास के साथ, वही मैंने किया है, पर लिखा मैंने गलत, मतलब अलग तरीके से है, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नंबर बेसिस पे आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो 7.016 प्लस 1.008 माइनस 2 इंटू 4.004, ये ज्यादा इजी होगा। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो यही हुआ, इसका मास जोड़ दिया, इसका मास जोड़ दिया, ठीक है, और माइनस 2 इंटू इसका मास कर दिया, मास डिफेक्ट आ गया, इंटू 931। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, फाइंड द इनिशियल एनर्जी ऑफ ईच, सॉरी ईच के लिए निकालना, ये टोटल निकला है, अब ईच के लिए निकालना है। तो कितना है यहाँ पे, 2 है, 1 + 1 2 है, तो ईच के लिए निकालेंगे। तो एनर्जी फॉर ईच, जो भी वैल्यू इसका आएगा आपका, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। क्लियर है? नाउ दिस चैप्टर गॉट फिनिश।